बिलियन का जो बचा हुआ टॉपिक था दोस्तों वो लेकर के आ गया हूं। क्वथनांक के उन्नयन का टॉपिक, इस पे न्यूमेरिकल, हिमांक का अवनमन, इस पे न्यूमेरिकल, परासरण दाब, यानी ये तीन टॉपिक जो बताने वाला हूं फील करा दूंगा दोस्तों। और न्यूमेरिकल को बिना उलझाए आपको फार्मूले से एकदम लिंक करके एक एक पॉइंट समझा दूंगा, जो कि आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। इन तीन टॉपिक के लिए मैं चैलेंज तक आपसे लगाने के लिए तैयार हूं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में इन तीनों टॉपिक पे या तो परिभाषा या तो न्यूमेरिकल पक्का आएगा दोस्तों। इसके लिए मैं चैलेंज लगाने के लिए तैयार हूं। अगर इस तीनों टॉपिक मेरी बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं आया बोर्ड एग्जाम में तो वापस आके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप बहुत बड़े झूठे हैं, आपने भरोसा दिलाया और वो फंसा नहीं। मैं गारंटी कहता हूं दोस्तों कि आएगा, बस भरोसा रखो दोस्तों। पूरा एनालाइज करके बता रहा हूं प्रीवियस ईयर के पेपर को। जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों, बड़ा ही सोच समझ के टॉपिक लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, इसलिए लेट हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन जो लेके आ रहा हूं टॉपिक एकदम दमदार लेके आ रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं दोस्तों। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या है, फिर फार्मूला प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले बता दो कि इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पे थंबनेल दिख रहा होगा और वीडियो के लास्ट में इसका एंड स्क्रीन दिखेगा, वहां से जाकर के आप इसे देखें दोस्तों, या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने हर एक न्यूमेरिकल और हर एक डेफिनेशन को समझाया है दोस्तों, ठीक है। आज भी मैं दोस्तों यही बात कहूंगा, जैसे हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको कहीं भी परिभाषा लगे कि मैं रटा रहा हूं या फार्मूला कहीं ऐसे जाके छाप दिया कि हाँ इसे याद रख लो, फार्मूले को रट लो, अगर ऐसा लगे तो आप वीडियो को प्लीज अनलाइक कर देना। और अगर लगे कि नहीं बंदे ने सच में समझा दिया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वथनांक का उन्नयन। सबसे पहले हम समझेंगे क्वथनांक क्या है, फिर समझते हैं उन्नयन क्या है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, जैसे समझिए यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है और यहाँ पे क्या है, मैंने एक शुद्ध विलायक लिया है, यानी जल लिया है, पानी लिया है, ठीक है। अब आप सोचो दोस्तों, इसे क्या करते हैं हम लोग कि धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करेंगे। तो धीरे धीरे जब गर्म करने लगेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक ऐसी अवस्था आएगी कि जो पानी है ये धीरे धीरे भाप में बनना शुरू हो जाएगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। किस में बदलना शुरू हो जाएगा, वाष्प में, यानी वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। अब वाष्प बन के ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा, ठीक है। आपको ये बात पता होगा कि हाँ पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनने लगता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है। लेकिन ये आपको पता है क्यों होता है ऐसा, समझिए। जो आपका बाहर का वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं, बाहर में हमारा वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम है, ठीक ना। क्या है, 1 एटीएम। अब इसे हम धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर देते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे इस पानी के अंदर क्या होगा, दबाव पैदा होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ते 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 यानी दाब बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आएगी कि अंदर का दाब इस बाहर वाले दाब से ज्यादा हो जाएगा, यानी वायुमंडलीय दाब से अंदर का दाब ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही अंदर का दाब ज्यादा हो जाएगा तो ये वाष्प रूप में बदलना शुरू हो जाएगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। समझ आएगी मेरी बातें, यहां तक समझ आए कि नहीं मेरी बातें, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब आपने समझ लिया कि वाष्प में बदलने का कारण क्या है, यानी जब वाष्प में बदलता है, वाष्प में परिवर्तित होकर के जब ये ऊपर की ओर जाने लगता है, वाष्प रूप में जब ये ऊपर जाने लगता है, तो इसका मतलब है कि बाहर वाले वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब अंदर का हो चुका है। इतनी बात समझ में आया। अब बात आती है कि क्वथनांक क्या है। तो जब मैं इसे गर्म कर रहा होगा, धीरे धीरे गर्म करते गया होगा, करते गया होगा, करते गया होगा, करते गया होगा, तो वह कौन सा टेम्परेचर है जिसपे ये वाष्प में बदलना शुरू हुआ। जैसे मान लीजिए एक बात कह रहा हूं, मैं टेम्परेचर इसे 10 डिग्री सेल्सियस दिया, अभी भी वाष्प में नहीं बदलना शुरू हुआ है। 20 डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया, 40 डिग्री दिया, 50 दिया, 70 दिया, 80 दिया, 90 दिया। जैसे ही मैं 100 डिग्री के पास पहुंचा तो ये पानी क्या हो गया, वेपराइज होना शुरू हो गया। पानी में से क्या निकलना शुरू हो गया, धुआं निकलना शुरू हो गया, वेपराइज होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे ये क्या होने लगे, वाष्प में परिवर्तित होने लगे। जिस टेम्परेचर पे क्या होने लगे, वाष्प में परिवर्तित होने लगे। समझ रहे हो, उसी टेम्परेचर को उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी टेम्परेचर को उसका क्वथनांक कहते हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती है कि वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये वाष्प में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। ध्यान से समझो, जैसे मान लो यहाँ पानी है, तो पानी को वाष्प में बदलने के लिए मान लो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगा, ठीक है। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर को मैं नाम दे देता हूँ टी। ये इसका अगर कोई पूछा गया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट को बी लिख देता हूँ, ठीक है। टी यानी टेम्परेचर और बी यानी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ध्यान से समझना, यानी वह टेम्परेचर जिसपे क्या हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया, वेपराइज होना शुरू हो गया, ठीक है, वाष्प में बदलना शुरू हो गया, वही टेम्परेचर इसका क्या है, टीबी है। अभी प्योर है इसलिए हम क्या लगा दे रहे हैं, डेल्टा टीबी लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, डेल्टा टीबी। अभी ग्राफ से भी समझाऊंगा, समझते जाना। अब क्या लगा दिया मैंने, डेल्टा टीबी। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि अगर ये शुद्ध है तो जिस टेम्परेचर पे ये वेपराइज हुआ है, अगर इसमें कोई बाहर से चीजें मिला दो
अब यहाँ पे क्या किया, ध्यान से समझिए कि मैंने कुछ इसमें मिला दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, मिला दिया, ये देखिए मिला दिया, ठीक है। अब जैसे ही मिलाया मैंने इसमें, जैसे ही मिलाया इसमें, तो होगा क्या कि अब इसे मैं गर्म करके जब वाष्प में बदलने की कोशिश करूंगा, कितना, 1 एटीएम प्रेशर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि इसका अंदर का प्रेशर बाहर वाले 1 एटीएम के प्रेशर से, 1 एटीएम के प्रेशर से ज्यादा हो जाए ताकि ये वेपराइज हो जाए। तो जब मैंने इसमें कुछ मिला करके दोबारा जब इसे गर्म करने की कोशिश की, गर्म किया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, 100 डिग्री पे भी आपकी वेपराइज नहीं हुआ, वाष्प में नहीं बदला। इसका मतलब ये अवाष्पशील जो है, अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, जो वाष्प में न बदले। यानी ये जो मैंने लाल लाल वाले पॉइंट डाले हैं, ये तो वाष्प में बदल नहीं रहा है, लेकिन जो बदलना चाह रहा है उसे बदलने भी नहीं दे रहा है। यानी मोदी जी का डायलॉग आपको याद होगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यानी न तो ये वाष्प में बदल रहा है और न तो नीले वाले पॉइंट को यानी जल को वाष्प में बदलने दे रहा है। इसका मतलब तब जल आसानी से वाष्प में नहीं बदलेगा। जब हम इसे मिला देंगे तो जल जो होगा आसानी से वाष्प में नहीं बदलेगा, इतने ही टेम्परेचर में वाष्प में नहीं बदल रहा है। तो क्या करूंगा मैं, टेम्परेचर को और ज्यादा हाई करूंगा। जैसे मान लो टेम्परेचर में 120 किया, 130 किया, 140 जैसे ही किया मैंने, तो क्या होने लगा, फिर से वेपराइज होना शुरू हो गया। कौन, लाल वाला या नीले वाले पॉइंट, नीले वाले पॉइंट, क्योंकि लाल वाला तो वैसे भी वेपराइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अवाष्पशील है। अवाष्पशील जो विलेय है वो वाष्प में बदल ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है, अवाष्पशील है, वाष्प में बदल ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या सीखा आपने, इसका मतलब ये सीखा कि जब हम अवाष्पशील चीजें मिला दे रहे हैं, जब हम अवाष्पशील चीजें मिला दे रहे हैं तो इसे वेपराइज होने के लिए, इसे वेपराइज होने के लिए टेम्परेचर ज्यादा मांग रहा है, टेम्परेचर ज्यादा मांग रहा है। इसका मतलब इसे आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसको ज्यादा क्वथनांक की जरूरत है, इसके क्वथनांक बढ़ जा रहा है, इसका क्वथनांक बढ़ रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। यानी बॉयल होने का जो पॉइंट है वो बढ़ जा रहा है, ये बॉयल होने का जो पॉइंट है टेम्परेचर वो बढ़ जा रहा है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने अवाष्पशील चीजें मिला दी। जैसे इसमें कुछ मिलाएंगे तो ये विलायक जो है आसानी से वेपराइज नहीं हो पा रहा है, इसे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। और उस टेम्परेचर को मैं कह रहा हूं टीबी, मान लो क्या कह रहा हूं, टीबी, ध्यान से समझना। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कितना टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, यानी ये जो था पहले कितने पे वेपराइज हुआ, मैंने कहा 100 पे, तो इसने पूछा अच्छा ये कितने पे वेपराइज हुआ जब तुमने इसे मिलाया, तो मैंने कहा 140 पे, तो उसने कहा अच्छा इसका मतलब ये घटाने पे कितना मिल रहा है, 40, इसका मतलब 40 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर मांग रहा है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कितना ज्यादा है, 40 डिग्री। यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है डेल्टा टीबी, ये क्या है, 140 क्या है, टीबी 100 क्या है, टीबी नोड, बीच में माइनस, इसको घटाने पे जो आ रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, जो 40 आ रहा है उसे ही बोला जा रहा है दोस्तों, उसे ही बोला जा रहा है दोस्तों क्वथनांक का उन्नयन। अब समझ आया कि नहीं, अब परिभाषा जरा पढ़ना, तो मैं खड़ा हो जाता हूं, पढ़ो, अपने आप समझ में आने लगेगा। आया कि नहीं आया, अब मैं पढ़ता हूं, किसी अवाष्पशील विलेय को, किसी अवाष्पशील विलेय को घोलने पर, किसमें, विलायक में, जैसे आप घोलते हो तो क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉयल होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर मांगता है, उसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब बताइए दोस्तों, आपको एकदम फील हुआ कि नहीं, समझ आया कि नहीं, बोले थे ना कि समझ जरूर आएगा दोस्तों। अगर आपको मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब इसके ग्राफ की तरफ। अब इसके ग्राफ को ध्यान से देखना दोस्तों, इतना बेहतरीन फील होगा दोस्तों कि आपको मजा आ जाएगा। इससे पहले आपने इतना बेहतर ग्राफ आपने नहीं सीखा होगा। अब ध्यान से समझना। एक बात और बता दो कि इससे पहले जो मैंने 100 डिग्री 140 डिग्री लिया था वो ऐसा ही लिया था, आपको समझाने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, ताकि आप समझ सको, वो एक उदाहरण लिया था मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो ध्यान से समझिए। ग्राफ में बना रहा हूं टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में, यानी ताप और वाष्प दाब के बीच में। हर कोई जानता है ताप बढ़ेगा तो भाप बनना शुरू हो जाएगा, तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे वैसे वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। तो एक ग्राफ में यहाँ पे ऐसे खींच रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये जो लाइन खींचा है आप देख सकते हो, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, देखो ध्यान से समझना, ये देखो, ये मान लो टेम्परेचर वाला लाइन है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये देखो वाष्प बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वाष्प बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वाष्प बढ़ता जा रहा है, नहीं देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे वाष्प भी बढ़ता जा रहा है, वेपराइज होता जा रहा है, ठीक ना। और ये वाला जो ग्राफ है, ये जो मैंने लाइन खींचा है, क्या है, शुद्ध विलायक का है। किसका, शुद्ध विलायक का है। किसका दोस्तों, शुद्ध विलायक। इसमें क्या है, अवाष्पशील चीजें नहीं मिलाई गई है। अब आप सोचो, अगर इसमें अवाष्पशील चीजें मिला दूंगा तो क्या उतने ही टेम्परेचर पे उतना मस्त वाष्प बना लेगा, नहीं ना, उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो जब आप अवाष्पशील चीजें मिला देते हो तो उसका ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, नीचे हो जाता है। क्या है क्या नहीं है सबको समझा रहा हूं, पहले समझते जाइए। इसमें मैंने कुछ चीजें मिला दी है, अब जैसे मिला दिया तो विलायक नहीं, अब क्या बन गया, विलयन बन गया है। क्या बन गया, विलयन। अब इसमें क्या चीज मिलाया गया है, अवाष्पशील विलय, जिसे मैं यहाँ पे नॉन
वोलाटाइल लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आप लिख लीजिएगा अवाष्पशील विलय। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब मैं जो कहूंगा उसे सुनते जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए ध्यान से समझिए, इधर की तरफ टेम्परेचर, अगर मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इधर की तरफ जाऊंगा तो वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कहूं वैसे समझिएगा। अगर आपको फील नहीं हुआ तो जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा, बस जैसे कह रहा हूं समझते जाइए। अगर आप ध्यान से देखें तो मान के चलते हैं इस पॉइंट पे चीजें आकर के वाष्प में बदल जाती है। ध्यान से समझिए, यानी यहाँ पे क्या है, एक वायुमंडलीय दाब है, मान लीजिए 1 atm। ठीक है, यहाँ पे एक वायुमंडलीय दाब है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्प बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, जैसे इस पॉइंट तक आएगा, जैसे इस पॉइंट तक आएगा, इस पॉइंट तक, तो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखो ध्यान से तो मान लो इस पॉइंट पर आकर के ये विलायक जो है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता 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 इस पॉइंट पे आकर के ये वेपराइज हो गया, इस पॉइंट पे आकर के ये वाला विलायक क्या हो गया, वेपराइज हो गया। तो इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, तो आप ध्यान से देखो नीचे की तरफ इस लाइन को ले जाओ, इस टेम्परेचर पे ध्यान से देखो, इस टेम्परेचर पे ये वाला यहाँ पे वेपराइज हो गया, लेकिन ये वेपराइज नहीं हुआ, यहीं तक पहुंचा है। इस टेम्परेचर पे ये जो विलयन है यहीं तक पहुंचा है, इसे वेपराइज होने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, यहां तक, यानी इस पॉइंट तक जहां पे ये टच हो रहा है डैश डैश, इस पॉइंट तक हमें क्या करना पड़ेगा। अगर नीचे ले जाएं तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट तक आने के लिए, यानी इस वाले लाइन को इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहां तक पहुंचना पड़ेगा टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये कह सकते हो विलायक, ये जो विलायक है, ये जो मैंने डैश डैश खींचा है, ये डैश डैश का मतलब है कि एक बाउंड्री है, ठीक ना, एक बाउंड्री है। जब ये धीरे धीरे उठते 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 जब ये दोनों टच हो जाएंगे तो समझ लो वेपराइज हो गया, यानी वाष्प में बदल गया। आगे बढ़ते उठते वेपराइज हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो यानी इस वाले लाइन को वाष्प में बदलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, जहां पे लाइन टच हो रहा है यहाँ पे, अब नीचे ले आओ खींच दो, यहाँ पे इतनी टेम्परेचर चाहिए। और इस वाले लाइन को वाष्प में बदलने के लिए इस लाइन को आगे बढ़ते जाओ, यहाँ पे टच हुआ, अब इसका मतलब इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, अब इसके नीचे ले आओ, इतना टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर, इतना। अब ध्यान से समझना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पहले पड़ जा रहा है, तो इसका मतलब इस वाले लाइन को वेपराइज में बदलने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, जैसा कि मैंने फील कराया आपको। और इस वाले लाइन को वेपराइज होने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए इसे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये जो शुद्ध वाला है इसके टेम्परेचर को टीबी नोट कह देंगे, और ये जो अशुद्ध वाला है जिसमें मैंने क्या डाल दिया, अवाष्पशील चीजें, जिसको वेपराइज होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, उसे मैं बोलूंगा टीबी। क्या बोलूंगा, टीबी। नोड नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये विलयन है, जो शुद्ध होगा उसमें नोड लगता है। ठीक है, अब करना क्या है कि आप देखो इस वाले को वेपराइज होने के लिए, विलायक को वेपराइज होने के लिए इतने टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, और इस विलियन को वेपराइज होने के लिए, विलियन को वेपराइज होने के लिए इतने टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसके बीच में जो गैप आया, इसके बीच में जो टेम्परेचर का गैपिंग है, जैसे मान लो सपोज देखो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 100 डिग्री है, यहाँ पे 140 है, तो इसके बीच में जो गैपिंग है 100 और 140 में गैपिंग कितनी की है, 40 की। तो ये जो गैपिंग है इसे ही बोला गया डेल्टा टीबी कहा गया। क्या बोला गया, इससे ही गैपिंग को डेल्टा टीबी कहा गया, और यही आपका क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको मिल गया, अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या मिल गया, बड़े में से बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को घटा दो। हमेशा याद रखना, ज्यादा टेम्परेचर में से कम वाले टेम्परेचर को घटाया जाता है, तो ज्यादा टेम्परेचर ही होगा ना, आगे बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टीबी माइनस टीबी नोट हो जाएगा। अब ये देखो जो फार्मूला निकला तुम्हारा, ये क्या हो गया दोस्तों, आपका क्वथनांक का उन्नयन। इस पे भी न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, अगर इस तरह सिंपल। अब देखिए दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो अब जिस फार्मूले का इंतजार है उस फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों डेल्टा टीबी क्या है, ये तो एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, कंटेनर बना के भी मैंने फील करा दिया, ग्राफ से भी समझा दिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आगे जाकर के इसके ऊपर और काम किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया दोस्तों, प्रायोगिक तौर पे जब लैब में देखा गया, चेक किया गया, तो जानते हैं क्या पता चलता है कि ये जो क्वथनांक का उन्नयन है दोस्तों, ये मोललता के कहीं ना कहीं कुछ मोललता से कुछ संबंध दर्शा रहा था। ठीक है, मोललता से क्या कर रहा था, संबंध दर्शा रहा था। क्या हो रहा था पता है, कि जैसे जैसे मोललता बढ़ रही है वैसे वैसे इसका क्या बढ़ रहा है, क्वथनांक का उन्नयन बढ़ रहा है। यानी उसी चीज का जो अभी मैंने मान लीजिए क्या मिलाया था, आपको याद होगा, जब मैंने कंटेनर में अवाष्पशील चीजें मिला रहा हूं, तो नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे अवाष्पशील चीज को बढ़ा रहा हूं, इसको बढ़ाते जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक सोच के देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा कि नहीं। कुछ नोटिस कर रहे हैं नहीं आप लोग, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल यानी अवाष्पशील चीजों को बढ़ाते जाएंगे, इसमें डालते जाएंगे, तो वेपराइज होने के चांसेस, वाष्प बनने के चांसेस और कम होते जाएगा ना।
तो उसे वाष्प में बदलने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना। जब और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा कि नहीं। इसका मतलब जब आप इसको चीजों को मिलाते जाओगे तो इसका मोललता बढ़ता जाएगा। विलेय पदार्थ को मिलाते जाओगे, विलेय पदार्थ को मिलाते जाओगे तो मोलों की संख्या बढ़ेगी। अमोलों की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, मोललता बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, मोललता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस किया गया कि मोललता बढ़ने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन लिख दिया गया कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम, यम यानी मोललता। ठीक है दोस्तों, अब इसको और ओपन करता हूं आगे, ध्यान से समझिए। जब डेल्टा टीबी, अब ये जो साइन होता है आपको पता है हट के बराबर में आता है, जैसे ही बराबर में आएगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है, वो होता है के बी। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, के का मतलब कांस्टेंट, और इनटू में हो गया यम। ये भी एक फार्मूला ही है दोस्तों। और के बी जो होता है, ध्यान से समझिए, ये उन्नयन स्थिरांक होता है, क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक। क्या होता है दोस्तों, या इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछ देता है, आपको पता होगा बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। या तो आपको ये सारी चीजें दे दी जाती है, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, ठीक ना, काफी सारी वैल्यू दे दी जाएगी। आपको क्या पूछ लिया जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन पूछ ले, क्वथनांक का उन्नयन पूछ लिया जाएगा, यानी आपका डेल्टा टीबी पूछ लिया जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों पे न्यूमेरिकल बनता है। अब न्यूमेरिकल अच्छे से फील तभी हो पाएगा, अच्छे से देख के तुरंत देखते ही सबसे पहले मन करने लगेगा कि इसी को करें क्या, इतना आसान लगने लगेगा ये चीज जब बता दूंगा मैं। तो बस वीडियो को पूरा देखते जाइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब केवल 2 मिनट का काम रह गया है दोस्तों, तुरंत इस फार्मूले तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब आपसे मैं, तो आपको ये बात पता होगा कि मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, बहुत ही अच्छे से फील कराया है दोस्तों। अब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये केजी में है, ठीक है। अगर इस केजी को ग्राम में लिखूंगा तो किसमें आ जाएगा, 1000 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिखना पड़ेगा, 1000 विलेय का मोल। अब यहाँ पे देखिए कंटेनर बनाया है, कंटेनर में मैंने विलेय डाला है और यहाँ विलायक है, ठीक है। विलायक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान जो होता है बहुत ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, इसलिए मैंने कैपिटल डब्ल्यू लिखा है इसके वेट को, ठीक है। और ये विलेय जो होता है थोड़ा कम मात्रा में होता है इसके मुकाबले, इसलिए इसे स्मॉल डब्ल्यू लिखा है, ठीक है। याद रखिएगा, विलेय का द्रव्यमान बहुत कम होता है, ठीक है, विलायक के मुकाबले, इसलिए इसे स्मॉल डब्ल्यू से लिखा गया है। हमेशा ऐसा ही मिलेगा आपको बुक में भी, न्यूमेरिकल में भी, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने क्या किया कि विलेय का जो मोल है, मोल बराबर क्या होता है आपको पता होगा, मोल बराबर क्या होता है दोस्तों, मास बाई मोलर मास, यही होता है ना, यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, विलेय का है तो विलेय के लिए द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, और आणविक द्रव्यमान को मैं स्मॉल एम लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल एम लिख रहा हूँ। ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक है। और जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान को कैपिटल डब्ल्यू लिख रहा हूँ, इतना लिख दिया मैंने। अब इसको अगर मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करोगे तो ऐसे नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जब इसको पलटी मारोगे तो ये मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, इतना आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू बाई एम है, ठीक है, इंटू में 1000 है, 1000 है। अभी डब्ल्यू बाई 1 है, पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई डब्ल्यू हो जाएगा, 1 बाई कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। अब इसे सिंपल करो तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू गुड़े 1000, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो 1000 रहेगा, नीचे में एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू होगा कि नहीं, इतना हुआ कि नहीं दोस्तों। अब इसी चीज को अगर देखा जाए तो किसके बराबर है, मोललता के बराबर है। तो क्यों ना यहाँ से मोललता हटा दिया जाए, क्यों ना यहाँ से मोललता हटा दिया जाए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इसको उतारा, बराबर उतारा, इसको उतारा, यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा। अच्छा बढ़िया से लिख दूं, लीजिए। अच्छा यहां कर दिया मैंने W इंटू 1000 और यहां पे कर दिया KB। अब ठीक है, देखिए इसको उतारा, बराबर उतारा, KB उतारा, मोललता की जगह पे पूरा आ गया, दिखा कि नहीं। ये फार्मूला आप रटते होंगे बुक में, लेकिन अब देखिए कभी मत रटिएगा। अगर यहां तक फील हो गया तो न्यूमेरिकल देखिएगा हवा में उड़ा दोगे एकदम चुटकियों में। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, आप फार्मूले से लिंक कर पाओगे, कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि रट के कर रहे हो। मैं गारंटी से कहता, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों। ध्यान से समझिए, कह रहा है 3 ग्राम यूरिया, यूरिया क्या है दोस्तों, अवाष्पशील होता है, याद रखिए, वाष्प में नहीं बदलता है, टिक आउट में भी आ सकता है, ठीक है। तो 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम पानी में घोला गया, ठीक है। ध्यान से समझिए, हल्का फील कराने के लिए मैं जरूर बनाऊंगा डायग्राम, ठीक है। जल है आपका और ये आपका विलेय कौन बनेगा दोस्तों, विलेय बनेगा आपका यूरिया, यूरिया क्योंकि कम मात्रा में है ना। तो याद रखिए इसको मिलाया गया आपस में। फिर उसके बाद कहता है कि मिलाने के बाद कह रहा है कि जल के क्वथनांक का उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है दोस्तों, डेल्टा टीबी। अभी जस्ट बताया था क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, डेल्टा टीबी की गणना करनी है, और जल के लिए मोलर स्थिरांक दिया हुआ है कितना, इतना, ठीक है। तो पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यूरिया, यूरिया कौन है दोस्तों, यूरिया कौन है दोस्तों, विलेय है। तो विलेय के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, याद होगा, विलेय का द्रव्यमान जो है उसको हम स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, बताया था ना मैंने दोस्तों।
ये कितना दिया 3.0 लिखो चाहे 3 लिखो, मतलब एक ही होता है। 3 ग्राम दिया हुआ है, कितना 3 ग्राम दिया है। पहले जो जो दिया है उसे लिख लो दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों, जो जो दिया है लिख लो। उससे पहले आप फार्मूला जरूर लिख लेना एक जगह पे, ताकि आपको पता चलता रहे क्या क्या दिया है, क्या लाना है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1000 गुणे केबी इंटू डब्ल्यू बटा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही होता है दोस्तों, ध्यान से समझिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने स्मॉल डब्ल्यू लिख लिया। अब आपके पास क्या दिया है, जल कितना, अब आपके पास क्या कह रहा है कि जल जो है 100 ग्राम दिया हुआ है। जल कौन है दोस्तों, आपका विलायक है। क्या है दोस्तों, विलायक। विलायक का द्रव्यमान शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। कैपिटल डब्ल्यू बोलते हैं इसे, ठीक है, ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए इसके वेट को, इसके वजन को कैपिटल डब्ल्यू में कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है दोस्तों, कितना 100 ग्राम। अब यहां पे 100 ग्राम दिया है, जो जो दिया है देखते जाइए। ये आपको मिल गया, ये आपको मिल गया केबी यानी उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक दिया है आप, ये देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है आपके पास। केबी आपको कितना दिया है दोस्तों, 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है दोस्तों। यानी ये भी मिल गया आपके पास, क्या ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अभी बचा यम, क्या है आपका आणविक द्रव्यमान है। तो यम किसके लिए है, स्मॉल है, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय कौन है, यूरिया। यूरिया को क्या लिखते हैं, NH2CO NH2। आणविक द्रव्यमान निकालना पहले वीडियो में मैंने सिखाया है दोस्तों। जैसे एन कितने बार है, 2 बार, तो 2 बार लिखिए। एन का वजन कितना होता है, 14, प्लस हाइड्रोजन कितने बार है, 2 और 2 4 बार, तो 4 लिखिए। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1, प्लस कार्बन कितने बार है, 1 बार, 1 लिखिए। कार्बन का वजन 12 होता है। ऑक्सीजन 1 बार, ऑक्सीजन का मास कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। अब इसे जब पूरी तरह से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 60 आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा दोस्तों। यानी आपको क्या मिल गया, यम भी मिल गया, जिसे आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आणविक द्रव्यमान किसका, विलेय का। अब बताओ दोस्तों, आपको कहीं लग रहा है जैसे रट रहे हो, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका दोस्तों, आणविक द्रव्यमान, जैसे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे स्मॉल m लिखूंगा, कितना होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 गुणे ये कितना है, 0.52 गुणे कितना है, 3 बटे यम कितना है दोस्तों, 60 गुणे 100, कैपिटल डब्ल्यू कितना है दोस्तों, 100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब आपके पास क्या बचा दोस्तों, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आपके पास बच गया जो तो 0.52 गुणे 3 और नीचे में 6 बचा है दोस्तों, देख सकते हैं ये भी कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब ये 2 से कट जाएगा सीधे, तो डेल्टा टीबी बराबर कितना होगा, 0.2 दूनी 4, 2 6 12, ये केल्विन आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर भाई केल्विन में ही देगा ना। यहाँ पे डेल्टा टीबी लिख दीजिएगा। तो अब बताइए आपको न्यूमेरिकल समझ आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं दोस्तों। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन वहां पे एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल के साथ खेलेगा, ध्यान से समझिए। हो सकता है आपको क्या करेगा पता है, ध्यान से समझिए। आपको यहाँ पे उन्नयन स्थिरांक दे देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कर देगा, क्वथनांक का उन्नयन दे देगा। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। आपको ए दे देगा, ए दे देगा, ए दे देगा, और अंत में क्या पूछ देगा, आपको उन्नयन स्थिरांक पूछ देगा। तो क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं यार, वैल्यू पुटअप करते जाएगा, इसका आप निकाल लीजिएगा वैल्यू अकेला करके। हो सकता है आपको क्या करेगा, ए दे देगा, 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 ये पूछ ले, या हो सकता है ए पूछ ले। यानी इनमें से सब चीज दिया रहेगा, कोई एक चीज मिसिंग कर देगा। तो क्या आप कर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहां तक पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों, चाहे उसकी परिभाषा हो या फिर उस पर न्यूमेरिकल या फार्मूला। ठीक है दोस्तों, अब बात करने वाले हिमांक का अवनमन दोस्तों। अब आपसे एक सवाल करता हूं, टेम्परेचर और वाष्प दाब के बीच में ग्राफ है। अगर मान लो मैं केवल शुद्ध विलायक लूं, क्या लो, विलायक, तो इसका टेम्परेचर मान लो इस टेम्परेचर पे चेक करूंगा, वाष्प दाब यहाँ पे, इस टेम्परेचर पे वाष्प दाब यहाँ पे, इस टेम्परेचर पे वाष्प दाब यहाँ बढ़, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वाष्प दाब भी बढ़ता जा रहा है। देखो इस टेम्परेचर पे वाष्प दाब यहाँ पे है, टेम्परेचर बढ़ाया वाष्प दाब यहाँ आ गया, टेम्परेचर बढ़ाया वाष्प दाब यहाँ पहुंच गया। समझे कि नहीं मेरी बातें। लेकिन अगर इसमें अगर मैं कुछ चीजें मिला दूं तो वाष्प दाब क्या इसके ग्राफ के हिसाब से रहेगा कि नीचे चला जाएगा। जब कुछ मिला दोगे तो वाष्प दाब नीचे हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लेकिन वाष्प दाब इसके मुकाबले थोड़ा कम रहेगा। ये रहेगा कि नहीं, ये बात बता चुका हूं इसके पीछे वाले ग्राफ में ही। अब कहोगे ग्राफ तो एक जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो जैसे मैं बताऊं समझते जाना। अब देखो दोस्तों, ये क्या है आपका, विलियन है। विलियन क्यों विलियन है, क्योंकि इसमें मैंने क्या मिला दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, यानी बोले तो अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझ, आप खुद ही किसी टेम्परेचर पे चेक करके देख लो। मान लो इस टेम्परेचर पे चेक करो तो इसका वाष्प दाब यहाँ पे है, लेकिन इसी सेम टेम्परेचर पे इसको देख रहे हो तो इसका दाब बाप रे बाप यहाँ तक पहुंच चुका है। उतने ही टेम्परेचर में इस वाले का वाष्प दाब यहीं तक है, केवल इतना हाइट तक गया है। लेकिन इसी टेम्परेचर पे
वाष्प दाब इस वाले का ज्यादा है। क्यों वाष्प दाब ज्यादा है? क्योंकि ये शुद्ध विलायक है। बता चुका हूँ इसके पिछले वाले में क्वथनांक के उन्नयन में। अब यहाँ पे होगा क्या, किसी पे भी चेक कर लो आप, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन इसका वाष्प दाब इतना ही बढ़ा, लेकिन इसी टेम्परेचर पे इसका दाब यहाँ तक पहुंच चुका है इस वाले का। ठीक है, अब आप कहेंगे समझाना क्या चाह रहे हैं सर जी? मैं बता रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, फील होगा मेरे भाई, फील होगा एकदम। अब यहाँ पे होगा क्या कि मैं यहाँ पे एक कोई सॉलिड यानी ठोस विलेय रख दे रहा हूं। ठीक है, ठोस विलेय रख दे रहा हूं। इसका वाष्प दाब किस हिसाब से बता दिया मैंने, इसका वाष्प दाब कैसे बढ़ रहा है ये भी बता दिया मैंने। यहाँ पे मान लो मैंने एक सॉलिड रख दिया, क्या रख दिया दोस्तों, इस तरह से ठोस। इसका भी ये क्या है, सॉलिड यानी ठोस पदार्थ है कोई, ठीक ना, तो ठोस विलेय पदार्थ है, ठीक ना। अभी ठोस भलाई है लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में तो वेपराइज होगा ना भाई, इसके ऊपर भी तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको भला ही पता ना चले, बहुत कम मात्रा में, लेकिन कुछ मात्रा में तो वेपराइज होगा ही, यानी इसका भी तो कोई ना कोई वाष्प दाब होगा ना। ये ठोस अवस्था में है, किसमें है, ठोस अवस्था में। अब नोटिस करिए यहाँ पे देखिए, अब ये ठोस वाला जो ग्राफ है ए, और एक कौन है, लिक्विड वाला है, ये लिक्विड वाला है। ये विलायक जो है किसमें है, लिक्विड फॉर्म में है। ये विलयन जो है लिक्विड फॉर्म में है, और ये किसमें है, सॉलिड फॉर्म में है। जब इस लिक्विड फॉर्म की अगर देखो ध्यान से वाष्प दाब अगर इस लिक्विड को देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी वाष्प दाब को धीरे नीचे लेते आऊं, इसके वाष्प दाब को घटाते जाऊं, वाष्प दाब घटता जाएगा तो टेम्परेचर भी कम इधर आ रहा है ना, वाष्प दाब कम करते जा रहा हो टेम्परेचर भी इधर आ रहा है ना, वाष्प दाब कम करते जा रहे हो टेम्परेचर भी इधर आ रहा है ना। यानी इस जगह पे दोनों टच हो गए, जिस जगह पे टच हो गए इसका मतलब इसका वाष्प दाब और इस ठोस वाले का वाष्प दाब क्या हो गया, बराबर हो गया। जिस जगह पे ये बराबर हो गए, इस पॉइंट पे जहां पे कट हुआ है वहां पे क्या है कि इस विलायक का वाष्प दाब जो है और इस ठोस वाले का वाष्प दाब जो है यहाँ पे क्या हो गया, एक जैसा हो गया। किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे देख सकते हैं आप लोग, इस टेम्परेचर पे इस शुद्ध विलायक का क्या है, वाष्प दाब यहाँ पे बराबर है। जिस जगह पे विलायक का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब बराबर हो जाए, ध्यान से सुनिए, जिस जगह पे विलायक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और इस वाले का वाष्प दाब जिस पॉइंट पे बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर इसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इस विलायक का, इस विलायक का फ्रीजिंग, यानी ये लिक्विड जो यहाँ आते 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 क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड जो है धीरे धीरे यहाँ तक आने पर, यानी इस टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे ये जो विलायक है इस जगह पे क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे ध्यान देखिए, लेकिन ये वाला अभी लिक्विड सॉलिड नहीं है क्योंकि अभी देखिए टच नहीं हुआ है। समझ आ रही मेरी बातें, ये अभी दूर है, ये अभी टच नहीं हुआ है। हम करते क्या है कि ध्यान दीजिए, और ये शुद्ध है इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, नोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नोड। अब जैसे मैं इसे पीछे लेकर आता हूँ, क्या है, धीरे धीरे वाष्प दाब घटाते जा रहा हूँ, घटाते जा रहा हूँ। वाष्प दाब घटेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी घट रहा है। वाष्प दाब कम करते जा रहा हूँ, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। वाष्प दाब कम करते जा रहा हूँ, टेम्परेचर कम होते जा रहा है, या उल्टा बोल दीजिए, टेम्परेचर कम करते जा रहा हूँ तो वाष्प दाब कम होते जा रहा है, ये भी कह सकते हैं, उल्टा भी बोल सकते हैं। कम होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, ये देखिए टच हो गया इस जगह पे, यानी इस विलयन का वाष्प दाब इस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो चुका है। किस पॉइंट पे, इस जगह पे, यानी यहाँ इस पॉइंट पे ये वाला जो वाष्प दाब है दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, इतना वाष्प दाब इस लाइन पे वाष्प दाब जो है इसका यहाँ पे आके और इसका वाष्प दाब यहाँ पे आके बराबर हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि किस टेम्परेचर पे इस वाले का और इस वाले का वाष्प दाब बराबर है, नीचे आप लाइन खींच के देख लो, इस टेम्परेचर पे, और इसे कहा गया टी एफ। नोड मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि विलयन है, इसमें अशुद्ध पदार्थ मिलाया जा चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर में कमी आई, अगर ध्यान से देखो तो इस लिक्विड को सॉलिड बनने के लिए टेम्परेचर और ज्यादा घटाना पड़ा इसके मुकाबले। समझे कि नहीं मेरी बातें, मेरी बात को फील करो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसे टेम्परेचर लिक्विड में आने के लिए, इस वाले को लिक्विड में आने के लिए क्या करना पड़ा, टेम्परेचर और घटाना पड़ा। बात को समझना थोड़ा। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो गैप है, इस गैपिंग को कहा गया डेल्टा टी एफ कहा गया। इसी गैपिंग को क्या कहा गया, डेल्टा टी एफ कहा गया। इसी गैपिंग को क्या कहा गया दोस्तों, डेल्टा टी एफ। और यही डेल्टा टी एफ क्या है, आपका हिमांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, आपको पता ही है, ज्यादा टेम्परेचर को रखा जाता है पहले, तो ज्यादा टेम्परेचर ये है या ये वाला है ना, तो पहले इसे लिखेंगे, टी एफ नोट माइनस टी एफ। अब बताइए, एक फार्मूला मिल गया कि नहीं दोस्तों, मिल गया। अब इसके बाद देखिए, जब इसे प्रायोगिक तौर पे देखा गया, यानी एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया, तो यहां भी वही चीज देखने को मिला। क्या,
ये जो हिमांक का अवनमन है ये भी किससे संबंध दर्शा रहा है? मोलालिटी से, मोलालिटी से यानी मोललता से, मोललता, ये भी किससे संबंध दर्शा रहा है? मोललता से। अब यहाँ पे ये क्या है? मोललता बढ़ाओगे तो क्या होगा? हिमांक का अवनमन भी बढ़ेगा। मोललता घटाओगे तो हिमांक का अवनमन भी घट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं आपको पता होगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा? जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा? एफ लग जाएगा इनटू में एम। अब अंत में क्या मिलेगा? फार्मूला आपको पता ही होगा, बता चुका हूं मैं। अब यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चलेगा? क्योंकि वहां पे जो यूज किया था वही चीज यहाँ यूज करूंगा। आपको पता ही है क्या करूंगा, आपको पता ही है। बस ये मोललता को हटा करके मोललता को जो मैंने अभी लिखा था फार्मूला वही लिख दूंगा। क्या लिखा था याद है आपको? 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही था दोस्तों। अभी फार्मूला हो गया, यहाँ फार्मूला एकदम क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अब डेफिनेशन को एकदम आराम से पढ़ो, मैं ऐसे खड़ा हूं। अब आप डेफिनेशन को देखो, पढ़ो, अपने आप तैयार हो जाएगा, पूरा फील होगा दोस्तों। अब आप कहेंगे सच में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल फील होगा दोस्तों। देखिए, जब किसी विलायक में ये शुद्ध विलायक था ना पहले, फिर बाद में क्या डाला था बताइए? अवाष्पशील पदार्थ डाला था ना। तो देखिए, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, ये चीज वहां भी था, याद होगा, मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आने लगती है। जब वाष्प दाब में कमी आएगी तो साथ साथ क्या होगा? हिमांक में भी कमी आने लगेगी। क्या होने लगेगा? हिमांक में भी कमी आने लगेगी। और हिमांक में इस कमी को ही क्या कहा गया? हिमांक का अवनमन कहा गया। हिमांक में जो एक कमी आई, देख लीजिए, टेम्परेचर कम हुआ है इधर आके, हिमांक में जैसे ही कमी आई तो क्या बोला गया? उसी को हिमांक का अवनमन कहा गया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की। फटाक से आइए दोस्तों, इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बहुत ही मजा आएगा, आपको एकदम फील हो जाएगा दोस्तों। ये न्यूमेरिकल जब भी देखोगे कर लोगे इस तरह का न्यूमेरिकल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों जो बता रहा हूं, ठीक ना? रट्टा मत मारना कि यही आएगा तभी कर लोगे, तरीका समझने की कोशिश करना। यहां पे दिया है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज, जिसका अणुभार, जिसे आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, 180 है। ग्लूकोज का निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। और 25 ग्राम पानी में डाला गया है, ठीक है। यानी ग्लूकोज जो है वो क्या बन जाएगा था? विलेय। और पानी में डाला गया है तो पानी क्या बन जाएगा? विलायक। तो विलेय का द्रव्यमान तुम्हें दिया है, विलेय का द्रव्यमान, जिसे हम लोग यम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, सॉरी जिसे हम स्मॉल डब्ल्यू कहेंगे, ठीक ना। और विलायक के द्रव्यमान को बता चुका हूं, कैपिटल डब्ल्यू कहेंगे। ये कितना दिया है? 25 ग्राम। और ये कितना दिया है? 2.25 ग्राम दिया है, ठीक है दोस्तों। अब ग्लूकोज का अणुभार दिया है, ग्लूकोज का अणुभार जिसे हम लोग ग्लूकोज क्या है? विलेय है, तो अणुभार को क्या लिखेंगे? स्मॉल एम में, ठीक ना। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 180 दिया हुआ है। और आपको क्या दे दिया गया है? यहां पे देखिए, घोलने पर हिमांक में इतने केल्विन की कमी हो जाती है। जाहिर सी बात है, हिमांक में क्या होता है? और हिमांक का अवनमन होता है ना। कमी का मतलब क्या होता है? कमी, देखिए फंसाने के लिए लिखा है, कमी का मतलब अवनमन ही होता है। तो हिमांक का अवनमन दिया है एक तरह से। क्या दिया है? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। अगर क्वथनांक का उन्नयन पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? वहां पे लिखा होगा इतने टेम्परेचर या इतने केल्विन की वृद्धि हो गई, तो वहां पे समझ लेना डेल्टा। तब यहां तो अभी फिलहाल क्या दिया है? डेल्टा टीएफ दिया है। और वहां समझ लेना डेल्टा टीबी दिया है। समझे कि नहीं मेरी बात? जब वहां लिखेगा कि इतने केल्विन टेम्परेचर की वृद्धि हो गई है, तो वहां समझ लेना डेल्टा टीबी दिया है। क्या दिया है? डेल्टा टीबी। और कहे कि इतने केल्विन या इतने डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई है, किसका? हिमांक का, तो समझ लेना डेल्टा टीएफ है ना। मजेदार? अब देखो ध्यान से समझना, ठीक ना। डिसाइड करना सबसे बड़ी जरूरी होती है कि किस तरह से पहचानो कि किसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे हवा मचाने से थोड़ी हो जाता है कि हाँ आपको आके मैं पढ़ दूं, हाँ ये ए है, ये है, ये है। अरे ठीक है भैया, है तो क्या करूं मैं? बच्चे को तो समझ में आना चाहिए कि वहां पे वो कैसे समझे। टीचर को तो भाई समझ आ रहा हो, तुरंत पटर पटर बोल दिया, लेकिन बच्चे को कैसे फील हो, ये बात समझना पड़ता है टीचरों को, तब जाके बच्चे को मजा आता है समझने में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे डेल्टा टीएफ हमारे पास कितना दिया है? यहाँ पे देख सकते हैं 0.93 गुणे स्मॉल एम कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे 180। अब यहाँ पे मैंने अकेला कर लिया, फार्मूले में समझ में आया या कर दूं? देख लीजिए, यहाँ पे ये फार्मूला मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया था। अभी इसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? केएफ निकालना। अब आप कहेंगे कैसे सर? यहाँ पे देख लीजिए, अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? मोलर अवनमन स्थिरांक या फिर
मोलल को आप चाहो तो क्या बोल सकते हैं, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम के एफ को अकेला कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, के एफ को अकेला कर दिए हैं। कैसे, देखिए नीचे वाले वैल्यू को ऊपर भेज दिया, ये नीचे वाला वैल्यू इधर गया, ये भी इधर गया, गुणा हो गया तीनों, और जो ऊपर वाला है वो इसके बटे के नीचे आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ये नीचे आ गया और ये हो गया अकेला, समझ आया। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इतना हो गया, एम इतना हो गया, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू आपका 25 ग्राम, ठीक है। नीचे कितना है 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू कितना है दोस्तों आपका 2.25। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल इसे आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं करने लगूंगा तो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत पास है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे आप कर लेंगे इस तरह का, एक क्वेश्चन इसी तरह का मैं दे रहा हूं, इसे ट्राई करिएगा दोस्तों। अब पराशरण दाब को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इतने मजेदार तरीके से समझा दूंगा, आप कभी चाह के भी नहीं भूल पाओगे दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं, बस ध्यान से सुनना मेरी बात को, 3 टॉपिक आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। पराशरण दाब क्या है, प्रति पराशरण क्या होता है, और पराशरण और विसरण में अंतर क्या होता है। यहां सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है दोस्तों, बहुत ही वायरल प्रश्न बता रहा हूं मैं, आप याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम पराशरण दाब है, यहां पे मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, भाड़ में गया परिभाषा, हमें परिभाषा नहीं रटना है, हमें फील करना है, समझना है, फिर उसके बाद अपने आप परिभाषा तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए, यहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर की बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की। अर्धपारगम्य झिल्ली समझना पड़ेगा दोस्तों पराशरण दाब समझने से पहले। अर्धपारगम्य झिल्ली, अब झिल्ली आ रहा है, झिल्ली का मतलब होता है एक तरह का चाय छन्नी की तरह होता है, चाय छन्नी देखा है ना आपने, चाय छानने के लिए क्या करते हैं, जब ऐसे चाय डालते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाता है और चाय नीचे आ जाता है, तो एक तरह का छन्नी का काम, क्योंकि उस छन्नी में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी तरह अर्धपारगम्य झिल्ली में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये पेड़ों में होता है, जानवरों में होता है, मनुष्यों में होता है। इस झिल्ली याद रखिएगा, ये झिल्ली आपको कहाँ मिलती है दोस्तों, पेड़ पौधे जानवर मनुष्यों में सब झिल्ली देखने को मिलती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस झिल्ली का गुण क्या है, इस झिल्ली की प्रॉपर्टी क्या है। ये झिल्ली करता क्या है कि देखिए, जो विलयन होता है आपको पता होगा, विलयन में 2 लोग होते हैं, विलेय होता है और विलायक, ये बात आपको पता होगा। विलेय के अणु जो होते हैं बड़े होते हैं विलायक के मुकाबले। तो अर्धपारगम्य झिल्ली करता क्या पता है, ये जो विलायक है ना, विलायक यानी सॉल्वेंट, इसके पार्टिकल को आसानी से जाने देता है, लेकिन विलेय का जो पार्टिकल है उसको आर पार नहीं होने देता है, इस पार से उस पार नहीं जाने देता है। कहता है वे चल इधर चल, तू नहीं जा सकता, बहुत मोटा है। और ये कहते हैं बाबू बहुत पतले हो तुम, आ जाओ इस पार आ जाओ। यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है याद रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है केवल विलायक यानी सॉल्वेंट को ही एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया है, 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर बी है। इसके अंदर मैंने विलियन 1 लिया है S1 और इसके अंदर विलियन मैंने दूसरा दिया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ भी विलियन है, यहाँ भी विलियन है। विलियन क्या होता है आपको पता है, विलेय और विलायक। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या है, इसमें आप अगर देखो तो पानी और नमक लिया है मैंने, लाल लाल करके जो डॉट डॉट किया है वो नमक है, और जो काले रंग में डॉट डॉट किया है वो पानी है। काले रंग का डॉट डॉट थोड़ा छोटा है और लाल वाला डॉट बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बड़ा डॉट वाला क्या है, विलेय है, और छोटा डॉट वाला विलायक है। अब मैं कुछ कहने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे एक सवाल करता हूँ, बताइए नमक इसमें ज्यादा है या इसमें। तो आप कहेंगे सर इसमें ज्यादा है, लाल लाल डॉट 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 बहुत ज्यादा इसमें है। और देखा जाए तो दोनों की मात्रा 1 लीटर लिया है मैंने, मान लीजिए 1 लीटर यहाँ भी है विलियन और 1 लीटर यहाँ भी विलियन है। तो जो एकदम बेवकूफ एकदम पागल होगा वो भी समझ जाएगा, अगर यार दोनों का मात्रा सेम है, 1 लीटर ये भी 1 लीटर ये भी है, लेकिन इसमें नमक कम है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है पानी ज्यादा है इसमें, और इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक ज्यादा है। तो ध्यान से समझिए, नमक ज्यादा है इसका मतलब विलेय, नमक यानी विलेय जिसको डाल रहे हैं वो ज्यादा है, तो नमक की मात्रा ज्यादा होगी, इसका मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता क्या है, ज्यादा, विलयन की सांद्रता ज्यादा है। देखिए जो विलायक होता है, ये विलायक है, इसमें आप नमक डाल रहे हो, नमक क्या है, विलेय, नमक को डाल रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते, विलेय की मात्रा जब बढ़ती जाएगी, जिसको डाल रहे हो उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी तो इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नमक कम है, यहाँ पे नमक ज्यादा है, यानी यहाँ विलेय कम है और यहाँ विलेय ज्यादा है। तो यहाँ विलेय कम है इसलिए विलियन की सांद्रता निम्न है, और यहाँ विलेय बहुत ज्यादा है, नमक बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी विलियन की सांद्रता ज्यादा है। अब इसे उल्टा करके बोलता हूँ, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे विलायक ज्यादा है या यहाँ विलायक यानी पानी, तो आप कहेंगे पानी यहाँ ज्यादा है। तो जिधर की तरफ पानी ज्यादा है, पानी किधर की तरफ ज्यादा होगा, विलायक की मात्रा किधर ज्यादा होती है, जिधर सांद्रता निम्न होता है। विलियन की सांद्रता जिधर निम्न होगी उधर विलायक ज्यादा होगा, और ज्यादा विलायक हमेशा याद रखना, ये शुरू का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। आपको पता होगा कि ज्यादा से कम की तरफ ही कोई जाता है। जैसे ये बात आपको पहले से हो, ये बात तो आपको पहले से भी पता होगा कि हर चीज ज्यादा से कम की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो छोटे छोटे विलायक दिख रहे हैं आपको काले रंग में, ये करते क्या है, तो आराम से देखेंगे कि इधर की विलियन की सांद्रता कम है,
यानी पानी यहाँ ज्यादा है, तो ज्यादा पानी किधर वाले की तरफ जाएगा, कम पानी वाले की तरफ। ये जितने भी डॉट डॉट है इस पर से डार्क करके किस पर जाने लगेंगे, इस पर जाने लगेंगे। किधर जाने लगेंगे दोस्तों, इस तरफ, यानी किधर, ए वाले कंटेनर से बी वाले कंटेनर की तरफ जाने लगेंगे, ए कंटेनर से बी कंटेनर की तरफ जाने लगेगा। तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से, निम्न सांद्रता वाले विलयन से जो विलायक है वो उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ जब जाने लगता है अर्धपारगम झिल्ली को पार करके, तो इसी घटना को कहा जाता है परासरण। इसी घटना को परासरण कहते हैं। समझ आए कि नहीं मेरी बातें। अब ये जा रहा है, ये जा रहा है, कब तक जाएगा, बोलिए कब तक जाएगा, जब तक कि यहाँ का पानी और यहाँ का पानी एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। ये भी कह सकते हैं आप कि ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। समझे कि नहीं मेरी बातें। अगर आप यहां तक क्लियर कर लिए, यहां तक अगर आप अच्छे से समझ लिए, तो अब जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। जब ये चीज पानी इधर की तरफ लगातार जाने लगेगा तो हम करते क्या है, अब हम सोचते हैं कि क्या इधर से जो आ रहा है पानी, विलायक के कण, क्या इसे रोका जा सकता है क्या। तो हमने दिमाग लगाया, यहां पे लगा दिया एक पिस्टन। क्या लगा दिया बच्चा, पिस्टन, पिस्टन, ये हो गया पिस्टन। ऐसे करके ऊपर नीचे दबाने वाला, जैसे नहीं था हवा भरने वाला पंप, पुच 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 ऊपर नीचे, उसी तरह यहाँ पिस्टन है। यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया बाबू, पिस्टन। अब जैसे पिस्टन लगाया तो पिस्टन को मैं ऐसे दबाने लगता हूँ, बाहर से क्या लगाने लगता हूँ, दाब। क्या लगाने लगता हूँ, दाब। अब मैं इसे दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ। जब दबाने लगते, दबाव डालने लगते हैं, तो इधर के अणु अब इधर जाने लगेंगे, इधर के अणु इधर जाने लगेंगे। तो हम तब तक दबाते रहते हैं कि जब तक कि ए वाले जो काले काले अणु है उस पार आना बंद ना हो जाए। तो जब दबाने लगते हैं, दबाव देने लगते हैं, दबाव देने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इधर वाले जो अणु उधर जा रहे थे वो जाना रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जिस टेम्परेचर पे, जिस दाब पर ये विलायक के अणु इस पार से उस पार जाना बंद हो जाए, वही दाब उसका परासरण दाब कहलाता है। तो मान लीजिए हमने दबाते दबाते कितना, इसे पाई कहते हैं, जो बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं उसको पाई लिख देते हैं, ठीक ना। बाह्य दाब कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, बाह्य दाब। और यही पाई जो होगा इसे क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परासरण दाब कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो परासरण दाब भी आपको क्लियर हो गया। अब भैया परासरण दाब अगर आप समझ गए पाई, तो इसके कुछ गुण, इसके कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझिए, इधर अगर हम नमक और ज्यादा डालने लगे तो इसकी सांद्रता क्या होगी, और उच्च होने लगेगी। विलेय पदार्थ और मिलाने लगेंगे तो सांद्रता उच्च होने लगेगी, और इधर की सांद्रता जितनी ही उच्च होगी इधर उतनी ही कम होती जाएगी। तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा, और जितना ही ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही तेजी से विलायक के अणु, विलायक के जो कण है बड़ी तेजी से उधर जाने लगेंगे। इसका मतलब जब बड़ी तेजी से उधर जाने लगेंगे, जल्दी उधर जाने लगेंगे, ज्यादा तेजी से जाने लगेंगे, तो दबाव ज्यादा लगाना पड़ जाएगा रोकने के लिए। इसका मतलब आपने क्या देखा कि सांद्रता बढ़ाने पे दबाव भी बढ़ाना पड़ेगा। जब इसकी सांद्रता बढ़ा दोगे तो इसे रोकने के लिए प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमने सांद्रता को सी लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, सी, समझते जाइए। सी यानी सांद्रता, ठीक है। हमने देखा कि जब सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो दाब भी बढ़ाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ की सांद्रता बढ़ेगी तो ये विलायक के कण और तेजी से उधर जाने लगेंगे, और इन्हें रोकने के लिए ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। यानी सांद्रता बढ़ाओगे तो रोकने के लिए ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, अनुक्रमानुपाती हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से समझिए, एक और गुण समझाता हूं। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने लगे, क्या करने लगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगे, तो विलायक के अणु जो होंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जैसे ये विलायक के अणु है, मान लीजिए काले काले वाले, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे टुक 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 टुक। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इससे ऊर्जा मिलेगी। अब धीरे धीरे देखो कैसे होने लगे, टुक 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 टुक, और तेज हो जाएगा, और तेज हो जाएगा तो जल्दी उधर जाएगा। समझ रहे हो, इसका मतलब जब और तेज उधर जाएगा तो दबाव और ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। यानी दबाव टेम्परेचर पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीटी हो जाएगा। ये हटेगा जब, तो एक नया कांस्टेंट आएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और ये जो आर होता है ये आपका होता है गैस नियतांक। ये फार्मूला आपने देखा होगा, पाई इज इक्वल टू आर सी टी, या फिर सी आर टी भी कहते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। बुक में आप देख सकते हो। ये क्या है आपका परासरण दाब। अब बताइए यहां तक समझ में आया। अब एक चीज और समझाऊं कि नहीं, समझा देता हूं। मान लो हम क्या करने लगे, इतना ज्यादा दाब लगा दिए, इतना ज्यादा दाब लगा दिए कि उल्टा प्रोसेस होने लगा। यहां के पानी वाले इधर जाने लगे,
तो ये हो गया प्रतिपरासरण। क्या हो गया? प्रतिपरासरण। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज सपोर्ट करें मुझे।